वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर में, जिसका कि नाम है आपका कैश मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैश जो होता है वो लाइफ ब्लड की तरह होता है। जैसे शरीर में खून की जरूरत होती है लाइफ को चलाने के लिए, उसी तरीके से बिजनेस में जरूरत होती है कैश की, ताकि बिजनेस हमारा रन कर सके। कैश इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि सारी की सारी चीजें, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हुई, चाहे वो करंट एसेट्स के जितने भी कंपोनेंट्स हुए, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो डिविडेंड को पे करना हो, किसी लायबिलिटीज का पे आउट करना हो, कोई चीज परचेज करना हो, कोई चीज सेल करना है, हर एक एक एस्पेक्ट में कैश जो होता है वो मौजूद होता है। कैश को हम लोग कहते हैं कि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है और हम उसको किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश एक ऐसा एलिमेंट होता है हमारे बिजनेस में जिसको हम किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट में पैसा होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, आपको पता है। इन्वेंट्रीज में पैसे फंसे हैं, रिसीवेबल्स में पैसे फंसे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है कन्वर्जन होने में। बट कैश एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इतने लिक्विड फॉर्म में होता है कि उसको हम आज के आज चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। सो कैश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए उसको कहा जाता है लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस का मतलब कि अगर बिजनेस में कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, या जैसे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, उसी तरीके से बिजनेस में अगर कैश की कमी हो गई तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, खैर कैश के बारे में लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसका मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही वर्किंग कैपिटल में एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी का फर्क पड़ता है, उसी तरीके से कैश में भी अगर एक्सेसिव कैश है तो भी दिक्कत है, और अगर हमारे पास डेफिसिट कैश है तो दिक्कत है ही। ठीक है। सो कैश मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है इसमें हम लोग इन चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट कैश से रिलेटेड हर एक थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग टच करने वाले हैं, और लास्ट में हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स भी, यानी कि कैश बजट के थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स आएंगे उनको भी कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। आखिर कैश को होल्ड करने के पीछे मोटिव क्या होती है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव कैश फोरकास्टिंग एंड कैश बजट। इसी कैश बजट के टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स बनेंगे, या कैश फोरकास्टिंग से ही आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स बनेंगे। देन वी हैव कैश साइकिल एंड कैश फ्लोट। हम लोग को फ्लोट के बारे में पढ़ना है, कई तरह के, उन फ्लोट के बारे में चर्चा करेंगे। देन वी हैव मैनेजिंग कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट। कहां से कलेक्शन करेंगे और कहां उसका डिसबर्समेंट करेंगे, किस तरीके से कलेक्शन होगा, किस तरीके से डिसबर्समेंट होगा, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देन कैश का ही भाई, मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भाई कहता हूं, उसका जो एकदम घनिष्ठ भाई जिसको कह सकते हो, वो होता है सबसे करीबी भाई होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक, इसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा भी कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ना है, उनका कंसेप्ट, उसकी नीड और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगेन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर में। एंड देन एट लास्ट वी हैव टू स्टडी मॉडल्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। इसको तो आप स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हमें पढ़ना है मॉडल्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। ठीक, और लास्ट में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जैसा कि मैंने बोला था उसको डिस्कस करना है। सो इन दिस वीडियो हम ये सारी की सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि जब ये वीडियो ओवर हो और जब ये क्लासेस ओवर हो तो आपको कैश से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग कैश मैनेजमेंट के अंदर में, और सबसे पहले पढ़ते हैं मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। क्या मकसद होता है कैश को होल्ड करने का। ठीक है, व्हाट आर द मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। तो बेसिकली 4 मोटिव होता है हमारा कैश को होल्ड करने का।
जब कभी भी हम कैश अपने पास रखते हैं कि हम सोचते हैं कि साहब मेरे पास इतना कैश होना चाहिए, तो मेरे पास 4 मोटिव होते हैं मेनली जिसके लिए हम अपने पास कैश रखते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका ट्रांजैक्शनल मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, क्या सोच करके हम कैश रखते हैं। तो ट्रांजैक्शनल मोटिव के अंदर में होता है कि हमें अपने बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, डे टू डे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करने होते हैं जिसके लिए मुझे कैश की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे कोई चीज परचेज करनी है, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है, मुझे असेट्स खरीदने हैं, मुझे किसी को पेमेंट करनी है, मुझे वेजेस की पेमेंट करना है, मुझे डिविडेंड्स का पेमेंट करना है, मुझे कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, उसके अलावा मुझे इन्वेंट्री परचेज करनी है। सो एक बिजनेस में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कैश के थ्रू होते हैं। तो हमें जब पता है कि भाई मुझे इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए कैश की नीड होगी, तो हम अपने पास कैश होल्ड करके रखते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं तो वो उसको ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैश में ही चाहिए, या वो व्यक्ति मुझसे कहेगा कि आप कैश में मेरे से ट्रांजैक्शन करो। सो फॉर दैट पर्पस वी मेंटेन कैश विथ अस, कि किसी भी तरह का अगर इन फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करना हो या डे टू डे बिजनेस का ट्रांजैक्शन करना हो तो आई हैव टू होल्ड कैश विथ मी, मेरे पास कैश होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल मोटिव। देन सेकेंड वन इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशन से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ सावधानी बरतने वाला काम, यानी कि कभी कभी हमारे बिजनेस जो होता है वो कई सारी कंटिंजेंसी से घिरा होता है। हमारे बिजनेस में कभी भी किसी भी तरह की कंटिंजेंसीज आ सकती हैं, तो हमें अपने पास कैश रखना पड़ता है। बिजनेस को आप भूल जाओ, आप बिजनेस को भूलो, आप अपनी पर्सनल बात सोचो, आपके घर की बात सोचो, आप अपनी बात सोचो कि आप अपने पास कुछ पैसा हाथ में रखते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बाहर जाते हो, कोई भी चीज करने, या आप कॉलेज ही जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो भी आप अपने पास कुछ पैसे कैश में रखते हो। आपको जरूरत नहीं है उस समय कैश की, लेकिन फिर भी आप अपने पास कुछ कैश रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि आपको लगता है कि क्या पता रास्ते में कुछ ऐसे कंटिंजेंसी आ जाए, कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे मुझे कैश की जरूरत पड़ जाए। वो होती नहीं है, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है, बट फिर भी आप हमेशा प्रिकॉशन के तौर पे अपने पास क्या रखते हो, कैश रखते हो। द सेम हैपेंस विद द बिजनेस। बिजनेस को भी पता है कि भाई ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, बट अगर क्या पता कुछ ऐसी घटना घट जाए तो उसके लिए हम अपने पास क्या रखते हैं, कैश रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा रिसीवेबल से मुझे पैसा मिल जाएगा 15 दिन के अंदर, और मैंने उधार पे सामान खरीदा था और उसने सामान खरीदने के लिए बोला था, और मेरे सप्लायर ने बोला था ठीक है मैं आपको 10 दिन में सामान दे दूंगा। अब सपोज 15 दिन में जो पैसा आने वाला था, डेटर ने बोला साहब मैं आपको पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा, मुझे 10-15 दिन और समय चाहिए, 25 दिन और समय चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये कंटिजेंसी आ गई। अब उस 15 दिन के भरोसे जो हम बैठे थे, अब हो सकता है 30 दिन लगेगा, तो उस 15 से 30 दिन तक मेरे पास एक भी रुपया कैश में नहीं होगा। तो एक कंटिजेंसी मेरे ऊपर आए कि 15 दिन में बिना पैसे का रहूंगा। दूसरा ये हो सकता है कि मेरे सप्लायर ने मना कर दिया कि अब मैं आपको अभी सामान नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद सामान दूंगा। अब मुझे सामान की नीड अभी है, अब तो मेरे पास पैसा है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे डेटर ने भी मना कर दिया कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, और क्रेडिटर भी कह रहा है कि हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको सामान देंगे। अब मैं उधार पे सामान ले नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, और मुझे कैश में ही लेना पड़ेगा सामान, क्योंकि मेरा क्रेडिटर हमको देने से मना कर रहा है। सो उस केस में हमारे पास कैश नहीं रहेगा, तो हम शायद रॉ मटेरियल परचेस ना कर पाए। तो ऐसी ही कंटिजेंसीज को दूर करने के लिए हमारे पास कैश हम अपने पास प्रिकॉशनरी के तौर पे रखते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। द थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस आप समझते होंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब ही होता है कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है।
सो नॉर्मली क्या होता है, कैश को हम अपने पास ना रख करके हम कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कब फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कभी भी आ सकती है भाई, फ्यूचर में कभी भी आ सकती है फेवरेबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है कि शेयर प्राइस घट गई और मुझे पता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं शेयर मार्केट में पैसा खरीद करके रख लेता हूं। लेकिन अगर मेरे पास कैश ही नहीं होगा तो शायद मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना कर पाऊं। मेरा क्रेडिटर आके कह रहा है अभी तुमको डिस्काउंट चाहिए 10% का, तो अभी पैसा दे दो तो तुमको हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे, अगर लेट करोगे तो हम तुमको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। अब जब मुझे डिस्काउंट का ऑफर आ रहा है, इसका मतलब कि मुझे अपॉर्चुनिटी गेन करनी है, तो उसके लिए भी हम अपने पास क्या रखते हैं, कैश रखते हैं कि क्या पता कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, उसका फायदा उठाने के लिए, उससे गेन लेने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास कैश रखते हैं। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट फिर भी मे भी ऐसी चांसेस आ सकता है कि जहां पे हम उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकता हूं, मैं डिस्काउंट का फायदा उठा सकता हूं, मैं कुछ शेयर मार्केट में राइज इन प्राइस का फायदा उठा सकता हूं फ्यूचर में। तो कई सारे ऐसे फायदे होते हैं जिसको मैं उठा सकता हूं, लाभ उठा सकता हूं, अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं, तो उसके लिए भी मैं अपने पास कैश रखता हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांजैक्शनल के लिए हो गया, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हो गया। देन वी हैव प्रिकॉशनरी, कंटीजेंसीज के लिए होता है, और स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो उसको ग्रैब करने के लिए वी हैव कैश विथ मी। ठीक, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है कंपनसेशन मोटिव। ये कंपनसेशन मोटिव क्या होता है, कंपनसेशन मोटिव का मतलब होता है कंपनसेट करना। अब मैं बैंक में पैसा रखता हूं, बैंक में पैसा इसलिए रखता हूं क्योंकि बैंक मुझे कई सारे सुविधा देती है। बैंक कहता है ये लो चेक लो, ये लो ट्रैवलर्स चेक लो, ये लो एटीएम की सुविधा लो, ये लो क्रेडिट फैसिलिटी लो, ये लो ये वो। मतलब मैं बैंक से बहुत अच्छा रिश्ता नाता रखना चाहता हूं कि भैया तुम मुझे इतना ऑफर देते हो, तुम मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मेरा करंट अकाउंट को बहुत अच्छे क्लियर करते हो, मुझे सारी बैंकिंग सर्विसेज देते हो। तो उससे रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बैंक कभी कभी आपसे डिमांड करता है टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई बैंक कहती है कि आपको 10,000 का मिनिमम बैलेंस अपने पास रखना है। सो ये मिनिमम बैलेंस क्यों रखवाती है, इसलिए रखवाती है क्योंकि बैंक आपको जो सर्विसेज दे रही है, कहती है कुछ पैसा आप अपने पास रखो ताकि मैं उसका कुछ यूज कर सकूं। तो भाई बैंक के ऑफर्स को, बैंक के सर्विसेज को कंपनसेट करने के लिए मुझे कुछ पैसा बैंक के पास रखना पड़ता है, कैश वाला पैसा बैंक के पास जमा करना पड़ता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन मोटिव या कंपनसेटिव मोटिव। सो दीज आर द 4 motives behind holding cash. The one is transactional motive, the second is speculation motive, the third one is precautionary motive, and the fourth one is compensative motive. ठीक है, so now we will move for इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स ऑफ फॉर होल्डिंग कैश खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट। सो काइंडली राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, तो बेसिकली 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश मैनेजमेंट के। और पहला ऑब्जेक्टिव होता है मीटिंग कैश डिसबर्समेंट पहला, और दूसरा होता है मिनिमाइजिंग फंड्स लॉक्ड अप एज कैश बैलेंस। पहला होता है कि कैश डिसबर्समेंट करना, और दूसरा होता है कि कितना मेरा पैसा कैश बैलेंस के तौर पे रहना चाहिए। ये 2 ऑब्जेक्टिव ही होती है किसी भी कैश या किसी भी कैश मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करने के लिए। अब समझते हैं कि पहला जो आपका लिखा हुआ है मीटिंग कैश डिसबर्समेंट, ये क्या होता है। फाइनेंस मैनेजर को पहले ही अपना पेमेंट शेड्यूल बना लेना होता है। पहले ही क्या बना लेना होता है, पेमेंट स्केड्यूल। अब ये पेमेंट स्केड्यूल क्यों पहले बनाना होता है, इसके बारे में समझते हैं।
और ये पेमेंट स्केड्यूल होता क्या है ये समझते हैं। हमें पता है कि रिसिप्ट पता करना थोड़ा मुश्किल का काम है। मुझे कहां कहां से पैसा आएगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन मेरा पैसा कहां कहां जाएगा ये थोड़ा आसान है। सर आप क्या बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है समझो, मेरी कितनी सेल होगी सेल फोरकास्ट करना, उस सेल में कितना कैश होगा और कितना क्रेडिट होगा, कितना डेटर मुझे पैसा दे देंगे, कब दे देंगे, ये बताना मुश्किल होता है। लेकिन मैं कब सैलरी दूंगा, कब वेजेस दूंगा, कब एक्सपेंसेस का पेमेंट करूंगा, कब सामान खरीद रहा हूं मैं कितना पेमेंट करूंगा, ये सब को शेड्यूल करना, इन सब का स्केड्यूल बनाना थोड़ा आसान होता है। मुझे पता है 31 तारीख को ड्यू होगा, 30 तारीख को ड्यू होगा, मुझे 2 तारीख को पेमेंट करना है, मुझे 2 तारीख को पेमेंट करना है, मुझे कितना डिविडेंड बांटना है ऑलमोस्ट पता होता है क्योंकि मैं बहुत पहले डिक्लेयर कर चुका होता हूं। मुझे वेजेस कितना पे करना है ये भी पता होता है, मुझे कब प्लांट परचेज करना है उसका भी एस्टिमेशन बहुत पहले से हुआ होता है। तो बेसिकली पेमेंट स्केड्यूल को तैयार करना इजी होता है। और पेमेंट स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि किस समय मुझे कितना पेमेंट करना है। तो अगर मैं फाइनेंस मैनेजर हूं या मैं कैश मैनेजर हूं और मुझे बोला गया कि आपका क्या उद्देश्य है, तो मैं कहूंगा साहब मेरा पहला उद्देश्य ये होता है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुझे कितना कैश डिसबर्समेंट करना है वो मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कैश डिसबर्समेंट में किसी तरह का हॉल्ट हुआ, कैश डिसबर्समेंट में अगर किसी तरह की रुकावट हुई, तो उस केस में क्या होगा, मेरा पूरा बिजनेस साइकिल ही रुक जाएगा। सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हम कर रहे हैं। अगर मेरा पेमेंट स्केड्यूल सही समय पे नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस साइकिल रुक सकता है। सर कैसे जरा बताइए। मैंने कहा ये बताओ मैं बिजनेस करता हूं या मैं किसी चीज को बना करके बेचता हूं, तो बनाने के लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे चाहिए कैश, यानी कि मुझे पेमेंट करना होगा। अगर मैं सही समय पे कैश से पेमेंट करके रॉ मटेरियल नहीं लाऊंगा तो मेरा काम ठप पड़ा रहेगा। मुझे प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट की जरूरत पड़ सकती है, मशीनरी की जरूरत पड़ सकती है। वो अगर सही समय पे नहीं आया प्लांट या मशीनरी तो भी मेरा बिजनेस सही से नहीं काम कर पाएगा, ठप पड़ा रहेगा। मेरे यहां जो वर्कर्स काम करते हैं अगर उनकी सैलरी टाइम से नहीं जा रही है, उनके वेजेस टाइम से नहीं जा रही है, उनका मोरल डाउन होगा तो वो सही से काम नहीं करेंगे। पूरा का पूरा बिजनेस हो सकता है कि ठप भी पड़ सकता है अगर मेरे पास रॉ मटेरियल सही समय पे नहीं आया। इसीलिए पेमेंट स्केड्यूल को टाइम से पेमेंट करने के लिए या मीटिंग कैश डिसबर्समेंट, यानी कि जो मेरा कैश डिसबर्समेंट इस महीने मुझे कितना पे करना है, उसको मीट करने के लिए कैश मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर को यह बात बहुत जरूरी होती है कि उसको पता लगाना कि मुझे कितना कैश डिसबर्समेंट करना है। ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस मैनेजर का कि भैया मुझे कितने का डिसबर्समेंट करना है, मुझे कितना पेमेंट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा है मिनिमाइजिंग फंड्स लॉक्ड अप एज कैश बैलेंस। इसको आपको पढ़ते ही कुछ दिमाग में चल रहा होगा, फंड्स लॉक्ड अप एज कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो पैसा आया जो पैसा गया उसका बैलेंस। कितना मैं बैलेंस अपने पास रखूं, कितना मैं बैलेंस अपने पास रखूं जिससे कि मेरे बिजनेस स्मूथली चल सके। अब वहां मामला फंसता है क्या? वहां मामला फंसता है कि अगर कैश मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर ने कैश बैलेंस ज्यादा रख दिया, उस केस में चांसेस है कि हमारे कैश आइडल बचे रहे।
एंड व्हेन यू हैव अ आइडल कैश इट मींस यू आर गेटिंग नथिंग एज अ रिटर्न, आपको रिटर्न के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है और आपका कैश पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि मैं कितना कैश बैलेंस रखूं, ज्यादा रखूंगा तो आइडल फंड होगा और आइडल फंड होगा तो दिक्कत होगा। ना बाबा ना, रिस्क नहीं लेने का है, हम ऑप्टिमम कैश, हम कैश बैलेंस कम रखेंगे। अच्छा, कैश बैलेंस कम रखने का सोच रहे हो तो तुमको ये तो बढ़िया हो गया कि चलो आइडल फंड नहीं बचा, लेकिन कैश बैलेंस होने से हो सकता है कि आप अपनी लायबिलिटीज का, आप अपने पेमेंट स्केड्यूल का टाइम से पेमेंट ना कर पाओ, जिससे आपके वर्कर्स का मोराल डाउन हो सकता है, आपका बिजनेस ठप पड़ सकता है, आपका प्रोडक्शन पर्पस ठप पड़ सकता है। अगर मैं कम बैलेंस रखता हूं तो भी दिक्कत क्यों, क्योंकि मेरी लिक्विडिटी नहीं रहेगी। ज्यादा कैश रखूं तो आइडल फंड पड़ा रहता है, लिक्विडिटी तो रहेगी, खुश भी रहेंगे भैया कभी भी समय आएगा तो हम पेमेंट कर देंगे, सेफ्टी भी रहेगी, बट आइडल फंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या करना चाहिए? तो यही बोला गया कि आपके पास एक ऑप्टिमम बैलेंस रखो, ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखो, ना ज्यादा ना ज्यादा कम, दोनों का एक मिक्सचर रखो ताकि उस बैलेंस से आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को ऑप्टिमम तरीके से फुलफिल कर सको। सो दूसरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस मैनेजर का, ये डिसाइड करना कि मेरे पास कितना कैश बैलेंस होगा। सो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स, द वन कि मुझे कितना कैश डिसबर्स करना है, कितनी मुझे लायबिलिटी है, कितना मुझे लायबिलिटीज को मीट करने के लिए कैश का पेमेंट करना होगा, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन दैट एफिशिएंट या ऑप्टिमम कैश बैलेंस सो दैट माय फंड्स विल नॉट बी ब्लॉक्ड। क्योंकि जब फंड मेरा ब्लॉक होता है तो आई डिडंट रिसीव एनीथिंग इन रिटर्न, मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है। सो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स विच अ फाइनेंस मैनेजर शुड कीप इन माइंड। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड होल्डिंग फॉर मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर objective of cash management. Okay, one thing you can write in this beating cash disbursement, एक बहुत अच्छी लाइन है वो आप इसमें लिख सकते हो, एंड द लाइन, और ये लाइन ये है आपकी कि कैश इज अ lubricant used for smooth running of ever turning wheel of बिजनेस के हमेशा एवर टर्निंग जो व्हील होती है, हमेशा घूमने वाला जो पहिया होता है, उसको ल्यूब्रिकेंट करने के लिए, उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए जो स्मूथ वर्किंग के लिए जो ऑयल चाहिए होता है वो होता है कैश। क्योंकि अगर आपके पास कैश है तो आप सारी की सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉडल्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट और मॉडल के साथ हम लोग चलेंगे। आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए।